मेरे बच्चे को गुस्सा क्यों आता है? इस बार डीएम में मुझे पेरेंट्स ने यही लिख करके भेजा है कि मैम आप अपनी नेक्स्ट वीडियो इस पे बताइए, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आता हमारे बच्चे को इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है और हम उसको किस तरह हैंडल करें। तो माई सेल्फ समीना वारसी, मदर प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से किन 5 बातों का ख्याल रखना है और इससे हमको पता चलेगा हमारा बच्चा किन बातों पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसको हमें किस तरह से हैंडल करना है। टीनेजर्स की हैंडलिंग अलग होती है और हमारे छोटे बच्चों की हैंडलिंग अलग होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको 5 पॉइंट्स भी बताऊँगी कि जिनको हमको कंसिडर करना है, जिससे हम समझ सकते हैं हमारा बच्चा किस बात पर कितना एग्रेसिव हो जाता है या कितना हमको आंसर बैक करता है, और उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, माय चाइल्ड डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा बच्चा कई बार हेल्पलेस फील करता है, तब भी वो गुस्सा करता है। कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता है, तब भी वो गुस्सा करता है। वो अपना पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तब भी वो गुस्सा करता है। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, जब वो और कुछ नहीं कर पाता है तो वो गुस्सा करता है। और हम बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा गुस्सा कर रहा होता है तो हमने पहले से यही सीखा हुआ है, अगर बच्चा गुस्सा करे तो फ़ौरन उसको वहीं पे टोकिए, वहीं पे डांटिए। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बच्चे ने अगर वॉइस जो है वो लाउड की है, हम उससे ज़्यादा लाउड करते हैं और उसको वहीं सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पी फॉर पेरेंटिंग चैनल बताता है कि नहीं, हमको उस टाइम पे बच्चे से डील ही नहीं करना है। बस बच्चे को ओके, अगर हमारा छोटा बच्चा है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हग्स के साथ, और उसको हग करके ओके चाइल्ड आई अंडरस्टैंड, ओके बच्चा मैं आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है, अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सो इससे क्या होगा कि बच्चे का अभी जैसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाला गुस्सा है वो वहीं पे शांत हो जाएगा। कोई उसको सुन नहीं रहा है, वो गुस्सा भी वहीं पे शांत हो जाएगा। तो जो बहुत से और तरीके हैं जिनकी वजह से बच्चा गुस्सा हो रहा है और जो रीज़न्स हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। अब जब बचेगा तो फिर वो उसको लगेगा हाँ अब कोई मुझे सुन रहा है, तो वहाँ पे वो मेलो डाउन होगा। हम क्या करते हैं बीइंग अ पेरेंट, बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया, हमने उससे भी ज़्यादा वॉइस अपनी रेस की और हमको लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बच्चे को फोर्सफुली, बच्चा छोटा है और बच्चा, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, तो हम उनको डांट के सप्रेस कर रहे हैं, तो बच्चा मेंटली कन्विंस नहीं है हमसे। तो सबसे पहले हमको उसकी बात सुन लेनी है, और जब बच्चा गुस्से में है उस टाइम पे कोई काउंसलिंग नहीं करनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम काउंसलिंग वाले प्लेटफॉर्म पे आए और बच्चा उस प्लेटफॉर्म पे मेंटली है ही नहीं कि वो मेरी बात सुन सके, तो उस टाइम पे हमको उसको काउंसलिंग करना बिल्कुल बेकार है। और इससे क्या होगा, आपकी काउंसलिंग भी बेकार जाएगी और बच्चा कुछ सुनेगा भी नहीं और ज़्यादा इरिटेट होगा। सो सबसे पहले यही बात है कि बच्चे को जब काउंसलिंग करें, जब वो उस प्लेटफॉर्म पे हो, आपको सुनने की स्टेज में हो। हमारा दूसरा पॉइंट है, बी फर्म एंड जेंटल। दोनों ही बहुत ही ऑपोजिट बातें हैं। फर्म एंड जेंटल दोनों, यही तो पी फॉर पेरेंटिंग एंड पी फॉर पेशेंस भी होता है। तो फर्म यानी व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ पेरेंट्स। क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, इसके लिए आपको फर्म होना है। जेंटल, क्योंकि आप जिस बात के लिए फर्म हैं वो बच्चे तक जेंटली पहुंचनी चाहिए। एग्रेशन में अगर आपने अपनी फर्मनेस बताई बच्चे को, तो वो फर्दर बच्चे को और एग्रेसिव बनाएगी। तो बच्चे को आपकी फर्मनेस जो है वो बहुत ही जेंटल तरीके से जानी चाहिए, और वही पिछला वाला पॉइंट उस वक्त जानी चाहिए जब बच्चा हमको सुनने की स्टेट में है। जब बच्चा हमको सुन ही नहीं रहा है, उस टाइम पे फर्मनेस और एग्रेशन को बढ़ाएगी। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि हम, और बीइंग अ पेरेंट, हस्बैंड वाइफ दोनों एक यूनिट है, और दोनों को मिल के अपने बच्चे के लिए ये डिसाइड करना है कि क्या उसकी लाइंस हैं। उन लाइंस के लिए आपको फर्म रहना है। कभी भी फादर ने एक कमांड दिया, बच्चे को एक बात बताई कि आपको ये करना है, मदर उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। या मदर ने कहा है कि बच्चे तुमको ये करना है, फादर उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये कोई कंपटीशन नहीं है
कि फादर सुपीरियर है या मदर सुपीरियर है। बीइंग अ पेरेंट वो एक सिंगल यूनिट है और वो दोनों मिलके अपने बच्चे के लिए डिसाइड करेंगे कि क्या लाइंस हैं और किन लाइंस पे हमको फर्म रहना है। व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड फॉर माई चाइल्ड, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर बिटवीन द पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, दोनों के बीच में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। जो नहीं अलाउड है, अगर फादर ने अलाउ नहीं किया तो मदर उसको अलाउ नहीं कर सकती है, अगर मदर ने अलाउ नहीं किया तो फादर उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट टिप्स हैं जिससे आप बहुत ही ईजिली अपने बच्चे के साथ फर्म एंड जेंटल रह सकेंगे। बिकॉज पूरी पेरेंटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट तभी पॉजिटिव रहेगा जब हम उसको अपनी फर्मनेस जो है वो जेंटल तरीके से उस तक कन्वे करें। और फिर बच्चा भी समझेगा कि कुछ भी होता है तो मेरे पेरेंट्स मुझसे जेंटली बात करते हैं। तो जब मेरे पेरेंट्स नहीं, और ये पैसेज ऑफ टाइम में बच्चा सीखेगा। यहाँ पे आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि पेरेंट्स शुड बिहेव एज पर द एज ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत ही मैटर करती है ये बात कि हमारा बच्चा जितना छोटा है हम उसको उसी के हिसाब से बिहेव कर सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा है उसको उठा के अपनी लैप में बैठा सकते हैं, उसको लेकर के घुमा सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है तो उसके सामने बैठ के बात कर सकते हैं, उसको हग कर सकते हैं। और हमारा अगर टीनेजर बच्चा है तो फिर हम उसको सामने बैठा करके और उससे प्यार से कॉन्वर्सेशन, या फिर हम उसके साथ किसी इनफॉर्मल कैजुअल आउटिंग पे जा सकते हैं, उस पे भी हम उससे डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे टीनेजर होते हैं हमारे, तो वो उस टाइम पे बिल्कुल समझते हैं कि वो अब उतने समझदार हो गए हैं जितने उनके पेरेंट हैं। और इनफैक्ट आज की हमारी जेनजी जो है वो ये सोचती है वो पेरेंट्स से भी ज़्यादा समझदार है और वो उनको उससे भी ज़्यादा एक्सपोजर है। तो ये तो है, और ये हमको समझना पड़ेगा कि बच्चे को हम किस तरह समझाएं कि ठीक है एक्सपोजर उनका ज़्यादा है बट कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस भी है, और हम दोनों मिला करके बहुत ही अच्छी बैलेंस लाइफ अपने बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं और अच्छी पॉजिटिव पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपने इनफॉर्मल सेशंस रखें अपने बच्चों के साथ, तो ये देखें कि बच्चे की एज क्या है। अगर आप डांट भी रहे हैं बच्चे को या फर्म भी हो रहे हैं तो कितने हद तक होना है ये भी बच्चे की एज के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है हमारे टीनेजर्स जो होते हैं उनको वैसे तो लगता है कि ये बिल्कुल इनको पूरा एक्सपोजर है और ये सारी बातें समझते हैं, और ऐसा होता भी है कि वो सारी बातें, मगर जो हमारा ब्रेन 15-16 ईयर्स तक जो हमारा पूरा डेवलप हो चुका होता है, लेकिन उसका भी एक पार्ट जो होता है वो जिसमें एक्सपीरियंसेस ऐड होते हैं, मेमोरीज़ होती हैं कि हमने पास्ट जो भी किया उसके क्या रिपरकशंस हुए, वो रिमेंबर करने को, वो रजिस्टर करने वाला जो पार्ट होता है वो 25 ईयर्स की एज तक डेवलप होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा बच्चा जब हमारे जितनी हाइट का हो जाता है और हमसे समझदारी की बातें करने लग जाता है तो हमको लगता है बस अब तो ये बच्चा हमारा, फिर हम एग्रेसिव हो जाते हैं। हमको लगता है इसको इतनी समझ है फिर भी ये समझ नहीं पा रहा है। मगर नहीं, पेरेंट्स आप साइंटिफिकली भी, आप साइकोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि वो बच्चे का वो ब्रेन का पोर्शन जो एक्सपीरियंस को रजिस्टर करता है, जो किसी भी एक्ट के आफ्टर इफेक्ट्स को रजिस्टर करता है, एक्सपीरियंस को रजिस्टर करता है, वो पार्ट डेवलप होते होते 25 ईयर्स की एज हो जाती है बच्चों की, तब तक होता है। और यहीं पे हमारी पेरेंटिंग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो टीनेजर्स के साथ होते हैं, और ये हम लोगों के साथ भी होते हैं। और फिर हम सिट बैक करते हैं और सोचते हैं हाँ ये बात तो सच है कि बच्चा हमें अभी दिख रहा है, क्योंकि बच्चा तो एक अडल्ट की तरह से बिहेव करने लगा है लेकिन अभी उसके ब्रेन का वो पोर्शन नहीं डेवलप हुआ है, इसलिए बच्चा इतना इम्पेशेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है मिरर एक्टिविटी। मैंने आपको पहले भी बताई थी DIY पेरेंटिंग, सो डू इट योरसेल्फ। तो जैसा हम करते हैं वैसा हमारा बच्चा करता है। मिरर एक्टिविटी वही होती है, बच्चे ने अपनी अपब्रिंगिंग के ईयर्स में
हर बात पे पेरेंट्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया होता है वो उसके माइंड में रजिस्टर होता जाता है, उसको भी पता लगता जाता है कि हमको इस बात पे ऐसे रिएक्ट करना है। तो वो हो गई मिरर एक्टिविटी। इसीलिए आपने देखा होगा जिन फैमिलीज़ में थोड़ा लोअर टोन पे बात होती है वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम्स मोर और लेस सबके आगे उसी तरह की आती हैं, चैलेंजेस उसी तरह के आते हैं, बट रिएक्शंस अलग होते हैं। वो रिएक्शंस कहाँ से आते हैं? वो रिएक्शंस आते हैं हमारे फैमिली एनवायरनमेंट में, क्योंकि बच्चे ने देखा होता है कि इस सिचुएशन में मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी फैमिली में ऐसा रिएक्शन दिया जाता है। तो वही बच्चा हमारा जब सोसाइटी में जाता है या फिर जब घर में ही किसी सिचुएशन में वो रिएक्ट करता है तो वो सेम मिरर एक्टिविटी करता है। तो अगर हमको अपने बच्चों को, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम खुद तो रिएक्ट करें और बोले हम पेरेंट हैं तो हम ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं बट आप नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आज का यूथ ये मानने, उसको हर बात लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करनी होगी, और फिर वहीं आ जाता है DIY, डू इट योरसेल्फ। जब आप बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इस सिचुएशन में ये रिएक्शन होने चाहिए, इस सिचुएशन में वो रिएक्शन होना चाहिए, तो बच्चा भी अकॉर्डिंगली करता है। और इसीलिए जब हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जितने लोग होते हैं एक ही सिचुएशन पे वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शंस की शुरुआत होती है हमारी फैमिली से। हमारा है चाइल्ड कैन नॉट रेगुलेट हिज बिहेवियर। बच्चा हमारा अपब्रिंगिंग की स्टेज में है, 3 इयर्स का है, 4 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, 15 इयर्स का है। अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो अपने रिएक्शंस को रेगुलेट कर सके। तो रेगुलेट करने में उसको परेशानी हो रही है, हेल्प करना है हमको बीइंग अ पेरेंट। कितनी बार ऐसा होता है कि फ्लो में हमें भी ऐसा लगता है बच्चे ने हमसे मिसबिहेव कर लिया, हम भी एग्रेशन में आ गए, बट फिर हमको अपने को भी काउंसलिंग करके समझाना होता है कि बच्चा अभी अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है कि पेरेंट हमेशा ही पेशेंट होने चाहिए, उनको पेशेंस से काम लेना है। पेरेंटिंग में P फॉर पेरेंटिंग, और याद रखें P फॉर पेशेंस। पेशेंस ही है हमारी पेरेंटिंग का पूरा सार। तो इस चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। अब इन वीडियोज़ में मैं आपके साथ रियल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करती चलूँगी, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और अपने अपने इश्यूज़ लेके आते हैं। तो मेरे पास एक पेरेंट आई, मदर, और उन्होंने बोला मैम मेरा बच्चा मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और मेरी कोई भी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब मैं कुछ कहती हूँ तो वो भागता हुआ दादा दादी के रूम में चला जाता है और फिर वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है, और इसीलिए वो दादा दादी की वजह से मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है और पेरेंट्स मेरे पास ये इशू लेके आते हैं और फिर उनको लगता है मेरे बच्चे में जितनी भी कमियां हैं वो दादा दादी की वजह से हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगी, दादा दादी या नाना नानी जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे बच्चे का सॉफ्ट कॉर्नर होता है। आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए, वो पैसेज ऑफ टाइम में बच्चा अपने आप समझ जाएगा। क्योंकि जैसे ही बच्चा प्री स्कूल में 3 इयर्स में 2.5 इयर्स में आने लगता है तभी से हम मदर्स डे, फादर्स डे सब सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे को लिखवाते भी हैं, जब राइटिंग भी तो सबसे पहले माँ लिखवाया जाता है। तो बच्चा अपने आप ही आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा और जिस तरह की नीड्स आप बच्चे की पूरी कर रहे हैं, बच्चा अपने आप, आज तक आपने किसी भी बड़े बच्चे को नहीं देखा होगा जो अपने फादर या मदर को रिकग्नाइज़ ना करता हो,